हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग अभी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और करंट अफेयर्स का यह सेशन आपके बीपीएससी टीचर बिहार शिक्षक भर्ती के लिए है। कई भी कंपटीशन है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो जाता है, लेकिन इसे बनाया गया है स्पेशली जो हम तैयार कर रहे हैं इसको, ये आपके बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हो जाता है, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। और ये 31 मार्च का, आज ही का है ना, 31 मार्च का ये करंट अफेयर्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मिलेगा। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न हो जाएगा, गणित का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाला एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? चार ऑप्शन दिया गया है। पियरे लुई लायंस को, एड्रयू वाइल्ड्स को, मशाकी काशिवारा को और मैंजेला वर्ड्स को। हमें ये चुनना है कि निम्न में से 2025 में एबेल पुरस्कार किसको दिया गया। तो एबेल पुरस्कार 2025 में मशाकी काशिवारा को दिया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा, मशाकी काशिवारा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आपका यहाँ पे डिस्कशन, इससे रिलेटेड बहुत ऐसी बातें आपको बताया जाएगा जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ये जापानी गणितज्ञ हैं जिनका नाम है मशाकी काशिवारा। क्योंकि एबेल पुरस्कार गणित में संशोधन करने के लिए ही दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में इसे पुरस्कृत किया जाता है। तो ये मशाकी काशिवारा जो हैं ये जापानी गणितज्ञ हैं और इन्हीं को 2025 का एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उन्हें बीजगणितीय विश्लेषण के लिए दिया गया है और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में इनके मौलिक योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया, एबेल पुरस्कार 2025। और ये जापानी गणितज्ञ हैं। हो सकता है आपसे ये सवाल पूछे कि किस देश के गणितज्ञ हैं, तो जापान के गणितज्ञ हो जाते हैं। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसे गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। विशेष रूप से डी मॉडल के सिद्धांत के लिए, यानी कि सिद्धांत के विकास और क्रिस्टल बेस की खोज के लिए इसे सम्मानित किया गया। पहला एबेल पुरस्कार 2003 में जीएन पियरे को दिया गया। पहला जो एबेल पुरस्कार है 2003 में दिया गया, जीएन पियरे को दिया गया। एबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ ऐतिहासिक परिदृश्य हम लोग देखेंगे। एबेल पुरस्कार का क्या है ना इतिहास रहा है। तो यह गणित में अनुसंधान के लिए प्रति वर्ष दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार हो जाता है, जो प्रत्येक वर्ष गणित में अनुसंधान करने के लिए जो सबसे बेहतरीन उत्कृष्ट जिनका योगदान होता है उन्हीं को गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसे 19वीं सदी के नॉर्वेजियन गणितज्ञ निल्स हेनरिक एबेल की स्मृति में दिया जाता है। है ना, 19वीं सदी के नॉर्वेजियन गणितज्ञ हैं ये, जिनका नाम है नील हेनरिक एबेल, और इन्हीं के स्मृति में एबेल पुरस्कार दिया जाता है। नॉर्वे सरकार ने 1 जनवरी 2002 को निल्स हेनरिक एबेल मेमोरियल फंड की स्थापना की और इसी फंड से ही जिस गणितज्ञ को पुरस्कृत किया जाता है, इसी फंड से उन्हें यह पुरस्कार प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार का उद्देश्य है गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्यों को सम्मानित करना और समाज में गणित की स्थिति को बढ़ावा देना, इसका ये उद्देश्य हो जाता है। नेक्स्ट जो सवाल है, हाल ही में दिया गया यह पुरस्कार है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिहार शिक्षक भर्ती के एग्जाम के लिए। हो सकता है ये सवाल 4.0 में पूछा जा सकता है कि 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया। क्रम को जरूर याद रखिएगा, 33वां, 34वां, 35वां, इस तरीके से। तो ये 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? क्या डॉक्टर के शिवा रेड्डी को प्रदान किया गया, या स्वामी भद्रेश दास को प्रदान किया गया, या सूर्यबाला को दिया गया, या रामदरस मिश्र को दिया गया है? निम्न में से हमें ये चुनना है कि 34वां क्रम में 34वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो ये स्वामी भद्रेश दास हो जाते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। है ना, इसका आंसर जो है, इसका आंसर बी हो जाता है। तो व्याख्या में हम लोग यहाँ पर देखेंगे,
34वां सरस्वती सम्मान 2025, यानी कि ये प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान है, यानी कि यह सरस्वती जो पुरस्कार मिला, यह संस्कृत के लेखक हैं, रचनाकार हैं, जिनका नाम है महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास। और उनकी उत्कृष्ट कृति है जिसका नाम है स्वामी नारायण सिद्धांत। यह सरस्वती सम्मान 2025 में ये स्वामी नारायण सिद्धांत के लिए भद्रेश दास को दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यह सरस्वती सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरस्वती सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो यह के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और भारतीय भाषाओं में साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित माना जाता है। साधु भद्रेश दास की यह कृति स्वामी नारायण दर्शन और सिद्धांतों पर आधारित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे विद्वानों ने अत्यंत सराहा है। 34वां तो हम लोगों ने देखा 2025 में प्राप्त हुआ साधु भद्रेश दास को। सवाल हो सकता है आपसे ये भी पूछे कि 33वां सरस्वती पुरस्कार 2024 किसको दिया गया, तो ये प्रभा वर्मा को दिया जाता है। और प्रभा वर्मा मलयालम के कवि है ये, और उनकी कृति है रौद्र सात्विकम, और रौद्र सात्विकम के लिए ही 33वां सरस्वती सम्मान है ना दिया गया। किसको? प्रभा वर्मा को दिया गया। अब यहाँ पर देखिए सरस्वती सम्मान, तो सरस्वती सम्मान एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भारतीय भाषाओं में से किसी एक में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। यानी आपके संविधान में जो 22 भाषाओं की जो चर्चा किया गया है, उसी 22 भाषाओं में जिस भाषा में सबसे ज़्यादा सर्वोत्कृष्ट रूप से काम किया जाता है ना, योगदान के लिए यह सम्मान सरस्वती सम्मान हमेशा प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक के बिड़ला फाउंडेशन हो जाते हैं और इसी के द्वारा सरस्वती सम्मान जो है दिया जाता है। इस के बिड़ला फाउंडेशन का स्थापना 1991 में हुआ था और जिस व्यक्ति को सरस्वती सम्मान पुरस्कृत किया जाता है उसे पुरस्कार राशि के रूप में 15 लाख रुपए दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, है ना। पहला जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार मिला 1991 में मिला और ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं जिनका नाम है हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1991 में। और के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इसका स्थापना भी 1991 में ही किया गया। चलिए यहाँ पर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी, 22 मार्च, 23 मार्च और ये हो जाएगा आपका 22 फरवरी। हमें ये चुनना है कि निम्न में से कौन सा आंसर हो जाएगा, तो 3 का आंसर हो जाता है बी, 22 मार्च हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? 22 मार्च है। चलिए व्याख्या में हम लोग देखेंगे क्योंकि व्याख्या से रिलेटेड प्रश्न हो सकता है आपसे पूछे। बिहार दिवस हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। देखिए बिहार दिवस जो 22 मार्च को हमेशा प्रत्येक वर्ष में मनाया जाता है, इसका प्रारंभ किया गया 2010 से। 2010 से प्रत्येक वर्ष में है ना 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि 22 मार्च 1912 को इसका गठन होता है। बिहार के आधुनिक बिहार के निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है क्योंकि उनका संघर्ष बहुत ही ज़्यादा है ना रहा, जिसके वजह से बिहार एक अलग प्रांत के रूप में स्थापित हुआ। और यही वजह है कि सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने इस बिहार को अलग पृथक्करण के लिए एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया था और सफल भी हुआ। यह दिवस बिहार की संस्कृति, इतिहास और विकास को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को अंग्रेजों ने बंगाल से अलग करके बिहार को एक नया प्रांत बनाया था। 2025 में बिहार दिवस का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है उन्नत बिहार, विकसित बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 में बिहार दिवस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो 113वां स्थापना दिवस हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है।
पूछा जा सकता है कि 2025 में बिहार दिवस का थीम क्या था। थीम इंपॉर्टेंट है, उन्नत बिहार, विकसित बिहार इसका थीम हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अगला सवाल है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? कौन सा स्टेट है जो पहला स्थान हासिल किया? क्या महाराष्ट्र है, या उत्तर प्रदेश हो जाएगा, या हरियाणा हो जाएगा, या तमिलनाडु हो जाएगा? निम्न में से हमें ये बताना है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया? तो पहला स्थान आपका 4 का सी हो जाता है, हरियाणा। हरियाणा को पहला स्थान प्राप्त है। जैसे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 34 स्वर्ण, 39 रजत और 31 कांस्य पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। यह गेम्स 20 से लेकर के 27 मार्च 2025 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से लगभग 1200 एथलीटों ने भाग लिया। और यह जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में जो आयोजन हुआ दिल्ली में, यह दूसरा संस्करण था, जिसके शुभंकर उज्ज्वला है गौरैया, और इसका टैग लाइन है हौसलों की उड़ान। इम्पॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर इसका गान है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का गान है, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। यह इसका गान हो जाता है ना। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का प्रथम संस्करण का आयोजन 2023 में दिल्ली में किया गया था, जिसका उद्देश्य था देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना। अभी हम लोग 4 राज्यों के बारे में देख ले जो शीर्ष स्थान पे है, और प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर हरियाणा हो जाता है। हरियाणा ने कुल पदक 104 पदक जीता, जिसमें 34 स्वर्ण, 39 रजत और 31 कांस्य पदक जीता। रैंकिंग में अगर देखा जाए तो तमिलनाडु का दूसरा स्थान हो जाएगा। कुल पदक इसने 74 पदक जीता, जिसमें 28 स्वर्ण, 19 रजत और 27 कांस्य हो जाते हैं। तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है, जिसने 64 पदक जीता, जिसमें 23 स्वर्ण, 21 रजत और 20 कांस्य पदक रहा। चौथा नंबर पे राजस्थान आ जाएगा, और इसने कुल 64 पदक जीता, जिसमें 22 स्वर्ण, 18 रजत और 24 कांस्य हो जाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप के बाद किस देश ने आपातकाल की घोषणा कर दी? बहुत भयंकर भूकंप आया था, और इसका सबसे ज़्यादा, है ना, जो प्रभाव है वह सबसे ज़्यादा प्रभाव थाईलैंड को पड़ा, और यही वजह है कि थाईलैंड की सरकार ने वहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर दी। ऑप्शन में इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है, थाईलैंड हो जाएगा इसका आंसर। थाईलैंड को हाथियों का देश, सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। हाल ही में म्यांमार में देखिए 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है, 7.7, और इसके कारण बेकोंग यानी कि थाईलैंड में बहुत नुकसान हुआ। इस भूकंप का ऊपरी केंद्र म्यांमार में स्थित था। इसके कारण थाईलैंड के प्रधानमंत्री पिटोंगाट्रन सिनावाट्रा ने आपातकाल की घोषणा कर दी। थाईलैंड के प्रधानमंत्री के द्वारा ये घोषणा कर दिया गया, आपातकाल की घोषणा कर दी गई। भूकंप यानी कि फोकस, तो भूकंप की उत्पत्ति का वह बिंदु जो पृथ्वी के भीतर स्थित होता है उसको फोकस कहा जाता है। ऊपरी केंद्र पृथ्वी का सतह, है ना, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो फोकस के सीधे ऊपर स्थित होता है, और भूकंप के झटके ऊपरी केंद्र पर सबसे अधिक महसूस होते हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है? तो रिक्टर स्केल पर मापी जाते हैं, और इसमें भूकंप की तीव्रता 0 से लेकर के 10 तक मापी जाती है, जिसमें हम लोगों ने 7.7 तीव्रता देखा, जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, खतरनाक है। सॉरी, आगे हम लोग बढ़ेंगे। हाल ही में आरबीआई ने किस राज्य में 8वीं राज्य
8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। आरबीआई ने, किसने? तो आरबीआई के बारे में पूछा जाता है। हाल ही में आरबीआई ने किस राज्य में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया? कौन सा राज्य है? क्या असम हो जाएगा, क्या मणिपुर हो जाएगा, क्या नागालैंड हो जाएगा, क्या सिक्किम हो जाएगा? उपर्युक्त में से हमें, है ना, आंसर बताना है कि कौन सा आंसर ये सही हो जाता है। तो 6 का आंसर क्या है? डी हो जाएगा। सिक्किम को आप देखते होंगे सिक्किम का मैप बिल्कुल इस तरह से है ना। एक तरफ से आप देखिएगा तो एक तरफ से इसका सीमा साझा करता है नेपाल के साथ, इसका सीमा साझा नेपाल के साथ करता है, और दूसरी तरफ इसका सीमा साझा भूटान के साथ है, और तीसरा इसके साथ चीन के साथ सीमा साझा करता है ना। और यहाँ पर देखिए सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक हो जाएगा, और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग हो जाते हैं, और सिक्किम के राज्यपाल हो जाएंगे ओम प्रकाश माथुर। ओम प्रकाश माथुर हो जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 मार्च 2025 को सिक्किम के गंगटोक में 8वां राज्य स्तरीय समन्वय समिति का बैठक का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है कितना? 8वां, क्रम में याद होना चाहिए। इस बैठक की अध्यक्षता सिक्किम के मुख्य सचिव श्री रविंद्र तेलंग ने की, जबकि इसे आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक श्री थोटंगम जमांग द्वारा इसका आयोजन किया गया। सिक्किम से रिलेटेड बहुत ही अपडेटेड, एकदम नया करंट अफेयर्स आपका हो जाएगा। सिक्किम सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपए का पर्यटक शुल्क लगाया है ना। पर्यटकों पर प्रति व्यक्ति 50 रुपए का पर्यटक शुल्क लगाने वाला कौन ऐसा राज्य है? तो ये सिक्किम हो जाएगा। और सिक्किम के सोरंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है। देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ कहाँ पे? तो सिक्किम के सोरंग जिले में किया गया, है ना। और सिक्किम के पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना क्या है? अनिवार्य कर दिया गया, ताकि कचरा इधर उधर फैलाया ना जा सके, है ना। सिक्किम के पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य किया गया है। और सिक्किम में ग्वाला दिवस मनाया गया। ग्वाला दिवस के संदर्भ में भी प्रश्न आपसे पूछते हैं करंट अफेयर्स में। और सिक्किम में बौद्ध त्योहार है जिसको सागा दावा कहा जाता है। सागा दावा सिक्किम एक बौद्ध त्योहार है जो वहाँ के लोग मनाते हैं। सिक्किम एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि सिक्किम के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश की नीति शुरू की है। पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा राज्य है जहाँ के हाई कोर्ट ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश की नीति प्रारंभ की? तो सिक्किम, है ना, उच्च न्यायालय हो जाता है। हाल ही में किसे भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया? क्या मनन कुमार को नियुक्त किया गया है, या चल्ला एस सेठी को नियुक्त किया गया है, या सिद्धार्थ मल्होत्रा को नियुक्त किया गया, या कार्तिक आर्यन को नियुक्त किया गया है? इसमें हमें बताना है कि आंसर क्या होगा। तो 7 का आंसर बी हो जाता है, चल्ला एस सेठी हो जाते हैं। भारतीय बैंक जो भारत में बैंकिंग क्षेत्र का शीर्ष निकाय है, ने भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। सेठी अगले वार्षिक बैठक तक इस पद का नेतृत्व करेंगे, और यह नियुक्ति 28 मार्च 2025 को हुई, और भारतीय बैंक संघ प्रबंध समिति की बैठक इनको क्या किया? घोषित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग सवाल, किस राज्य सरकार ने झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कहता है कि किस राज्य सरकार ने झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का पहला तेंदुआ सफारी विकसित करने की घोषणा की है? कौन ऐसा राज्य है? क्या उत्तराखंड सरकार ने किया, या हरियाणा ने किया, या राजस्थान ने किया, या पंजाब ने किया? किसने किया है ना। तो चलिए हम लोग आंसर की बात करते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, पंजाब सरकार के द्वारा किया गया। और पंजाब ने घोषणा किया
कि यह पहला तेंदुआ सफारी विकसित किया जाएगा। कहाँ पे? तो झज्जर बचौली वन जीव अभ्यारण्य में किया जाएगा। पंजाब राज्य सरकार ने झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का पहला तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इस परियोजना का उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देना और क्षेत्र में पर्यटन को विकसित करना। इस घोषणा के अंतर्गत सरकार ने इस अभ्यारण्य को एक इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है और इसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट आवंटन भी किया है। इसके लिए झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है। और नोट में याद रखिएगा कि पंजाब में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। बिहार में एक जगह है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क है, वो है आपका बेतिया में, पश्चिमी चंपारण में हो जाता है, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे मार्च 2025 में देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण कहाँ प्रारंभ होगा? क्या एम्स दिल्ली में होगा, या एम्स भोपाल में होगा, या एम्स पटना में होगा, या एम्स जोधपुर में होगा? तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है, एम्स दिल्ली हो जाएगा, एम्स दिल्ली हो जाता है। देखिए, देश की पहली स्वदेशी जो MRI है मशीन का परीक्षण एम्स दिल्ली में प्रारंभ होगा और इसका उद्देश्य है यानी कि MRI स्कैनिंग को अधिक सुलभ और किफ़ायती बनाना और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आयात पर निर्भरता को कम करना इसका उद्देश्य हो जाता है। और यह स्वदेशी MRI मशीन शरीर के अंदरूनी अंगों की विस्तृत तस्वीरें लेकर बीमारियों का सटीक निदान करने में सक्षम है, जिससे इलाज बेहतर होता है। MRI मशीन चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग कहते हैं इसको, एक चिकित्सा उपकरण है जो शरीर के आंतरिक अंगों, ऊतकों और हड्डियों की विस्तृत छवियां बनाने के लिए मजबूत चुंबकीय क्षेत्र, रेडियो तरंगों और कंप्यूटर तकनीक का उपयोग करता है, यह है ना। नेक्स्ट यहाँ पर यानी कि एम्स दिल्ली भारत का एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान है। पूरा नाम है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली और यह एम्स जो है नई दिल्ली में है। अभी वर्तमान निदेशक इसके डॉक्टर एस श्रीनिवास हो जाते हैं। तो डेली के करंट अफेयर्स में ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी फैक्ट हैं संभावना व्यक्त किया जा रहा है, हो सकता है 1-2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।